नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में आपको आता है रिलेटिव क्लॉज से वाक्य जोड़िए, या रिलेटिव प्रोनाउन से वाक्य जोड़िए, या हु से वाक्य जोड़िए, या विच से वाक्य जोड़िए। तो जब भी आपको परीक्षा में इस प्रकार से आते हैं तो आप कैसे रिलेटिव क्लॉज में वाक्य जोड़ते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। और अंत में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे जो कि इस प्रकार होगी। इसका प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना। तो अब हम सीधे नियमों पे आ जाते हैं, कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें रिलेटिव क्लॉज में हम किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, किसी संज्ञा के बारे में संबंध बताया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम एक प्रकार से कह सकते हैं वो कंजक्शन ही है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, यदि जिस संज्ञा के बारे में हमें बताना है वो संज्ञा सजीव है तो हम हु का प्रयोग करते हैं, यदि वो संज्ञा निर्जीव है तो हम विच का प्रयोग करते हैं। और एक और हमारे पास प्रोनाउन है जो दैट है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें ज्यादातर सजीव के साथ हु लगाना है, निर्जीव के साथ विच लगाना है। और यहाँ दैट का प्रयोग तो वैसे हम कम ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं दैट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं यदि हु विच का नहीं करना चाहते तो। अब देखिए, हु होता है सब्जेक्ट फॉर्म में हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हुम, और इसका जो पजेसिव केस होता है संबंधवाचक शब्द वो कहलाता है हुज। और यदि हम देखें विच, तो विच का ऑब्जेक्ट विच ही होता है, लेकिन इसका जो पजेसिव केस कहलाता है वो हुज कहलाता है। मतलब यदि हम सब्जेक्ट वाले की चर्चा करेंगे तो फिर हु वालों से या विच वालों से या दैट वालों से हमें प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे तो फिर हमें हुम के द्वारा या विच के द्वारा या दैट के द्वारा बनाना पड़ेगा। संबंध की बात करेंगे, संबंधवाचक पजेसिव केस, तो हुज के द्वारा हमें वाक्य बनाना पड़ेगा। आगे जब हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये दोनों हैं, इन दोनों नियम के अंतर्गत ही हम वाक्य जोड़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव क्लॉज से। तो ये दोनों नियम क्या हैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ आएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे द मैन इज कैप्टन ऑफ द टीम, द मैन इज वियरिंग अ ब्लू कैप। यहाँ पे देखिए द मैन यहाँ है और द मैन यहाँ है, तो दोनों जगह सब्जेक्ट सब्जेक्ट में है, मतलब हमें द मैन यहाँ भी मिला यहाँ भी मिला। यदि शुरुआत में आपको संज्ञा मिलती है तो ये वाला आप स्ट्रक्चर लगाएंगे, यदि हमें शुरुआत में नहीं मिलती है बीच में मिलती है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। कैसे, देखिए द मैन हमें शुरुआत में दोनों जगह मिला, ये वाला हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो द मैन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन लिखेंगे। कौन सा प्रोनाउन, अब देखिए द मैन सजीव है तो हम सजीव है तो हु के साथ जाएंगे, होम के साथ या हुज के साथ जाएंगे। लेकिन यदि दूसरे वाक्य को देखें तो द मैन सब्जेक्ट था तो हमें हु के साथ चलना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्ट होता द मैन तो हम होम के साथ जा सकते थे, और यदि यहाँ कोई संबंध बता रहा होता तो हम हुज के साथ जा सकते थे। तो यहाँ पे द मैन सब्जेक्ट है तो हमें हु के साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अब द मैन तो आपका लिख गया, एक तो बचा इतना, दूसरा वाक्य इतना बचा पहला वाक्य। तो प्रोनाउन लिखने के बाद आपको शेष बचा दूसरा वाक्य लिखना है, मतलब इज वियरिंग अ ब्लू कैप लिखेंगे। फिर शेष बचा पहला वाक्य, इज द कैप्टन ऑफ द टीम लिखेंगे। तो देखिए आंसर क्या बना होगा यहाँ पे, यदि हम देखें तो द मैन तो सबसे पहले हमने लिखा, द मैन लिखने के बाद पहले हमने संज्ञा लिखी, संज्ञा के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है, और प्रोनाउन क्या लिखा हमने हु क्यों लिखा है,
क्योंकि यहाँ द मैन जो है एक सजीव है, मैन मतलब आदमी, सजीव है, इस वजह से हु लिखा है प्रोनाउन, और हु लिखने के बाद शेष बचा दूसरा वाक्य मतलब इज वियरिंग अ ब्लू कैप हमने लिखा, फिर इसके बाद शेष बचा पहला वाक्य इज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो इस प्रकार से हमें रिलेटिव क्लास के अंतर्गत वाक्यों को जोड़ना होगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो द मैन वह आदमी जो है टीम का कप्तान है, वह आदमी जो है ब्लू कैप पहने हुए है। अब हम कह सकते हैं वह आदमी जो ब्लू कैप पहने हुए है वो टीम का कप्तान है। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य द रोड इज वेरी वाइड, द रोड लीड्स टू स्कूल। अब यहाँ द रोड दोनों जगह हमें मिल गया, तो सबसे पहले तो हमें द रोड लिखना होगा जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर बताया। पहले आप संज्ञा लिखिए, यदि शुरुआत में मिल गई है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, बीच में मिलती है तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे द रोड, इसके बाद प्रोनाउन। अब देखिए रोड तो यहाँ निर्जीव है, निर्जीव के लिए हमने क्या बताया था विच, तो यहाँ पे विच लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं क्योंकि दैट तो सबके साथ चलता है चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो द रोड लिखा और इसके बाद हमने प्रोनाउन अपना रखा है विच, और इसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे। अब लेकिन द रोड आपको नहीं लिखना, लीड्स टू द स्कूल लिखेंगे, और फिर इसके बाद शेष बचा पहला वाक्य इज वेरी वाइड लिख देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आंसर जो बना द रोड लिखा, इसके बाद हमने प्रोनाउन लिखा या तो विच या दैट। तो यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादातर आपको विच लगाना परीक्षा में, तो विच लगाएंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य हमने लिखा है और फिर बाकी बचा हुआ पहला वाक्य लिखा है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो वह सड़क जो स्कूल जाती है बहुत चौड़ी है। अगला वाक्य देखिए द वुमेन इज द न्यू क्लर्क, द प्रिंसिपल वाज टॉकिंग टू द वुमेन। अब यहां द वुमेन और यहां भी द वुमेन मिला, तो देखिए यहां पे शुरुआत में द वुमेन मिला है मतलब पहला ही स्ट्रक्चर चलेगा, तो हम द वुमेन लिखेंगे सबसे पहले। अब द वुमेन लिखने के बाद हमें प्रोनाउन सजीव वाला लगाना पड़ेगा, या तो हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे या तो हुज लगाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे तो दूसरी बार जो द वुमेन है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्जेक्ट की जगह है तो हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, और हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमने क्या बताया, हुम होता है। तो देखिए हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम होता है, और ज्यादातर लेकिन अब हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म हु को ही माने जाना लगा है, तो इस वजह से आप हु लगा दें तो भी चल जाएगा, हुम लगा दें तो भी चल जाएगा। तो देखिए यहाँ द वुमेन सबसे पहले हमने लिखा और द वुमेन के बाद हमने लिखा हुम, और इसके बाद हमने बताया ना दूसरा वाक्य हमें लिखना होता है। तो द प्रिंसिपल वाज टॉकिंग टू द वुमेन जो था, अब द वुमेन तो हमारा लिख गया था, तो इतना छोड़ के शेष बचा वाक्य द प्रिंसिपल वाज टॉकिंग टू, और फिर इसके बाद जो पहला शेष वाक्य बचा है इज द न्यू क्लर्क, वो आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा, और होम की जगह आप हु भी लिख सकते हैं क्योंकि होम जो ऑब्जेक्टिव है उसको हु भी अब माने जाना लगा है, तो इस वजह से हिसाब बना सकते हैं। हिंदी मीनिंग की बात करें, वह औरत जो कि प्रिंसिपल से बात कर रही थी या जिससे प्रिंसिपल बात कर रहे थे वो न्यू क्लर्क है। अगला वाक्य देखिए द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। यहाँ पे द फिल्म, यहाँ पे द फिल्म, लेकिन यहाँ पे जब हमें शुरुआत में द फिल्म मिल गया तो द फिल्म लिखेंगे पहले। अब द फिल्म सजीव तो होती नहीं है, फिल्म तो निर्जीव होगी, तो विच लगाना होगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द फिल्म, और फिर लगाएंगे प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन कौन सा होगा, विच होगा। इसके बाद आपको दूसरा वाक्य लिखना है, लेकिन अब द फिल्म लिख दिया है तो द फिल्म नहीं लिखना, आई सा यस्टरडे लिखेंगे। फिर बाकी बचा पहला वाक्य जो है वाज वेरी इंटरेस्टिंग लिख देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। विच की जगह आप दैट कंजक्शन का भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ द फिल्म सबसे पहले दोनों में था, तो द फिल्म हमने पहले लिखा, फिर या तो हम विच या तो दैट लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर आप विच लगाएंगे। और फिर दूसरा वाक्य हमें लिखना है आई सा यस्टरडे, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो पहला वाक्य रह गया था
कि वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो वाक्य आप लिख देंगे। हिंदी मीनिंग की बात करें, वह फिल्म जो कि मैंने कल देखी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो देखिए एक स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया। यदि शुरुआत में हमें नाउन मिल जाती है तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान के चलिए शुरुआत में ना मिले आपको नाउन तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। जैसे वाक्य देखिए, वाक्य है द टीचर पनिश्ड द बॉय वाज विस्लिंग इन द क्लास। मतलब शिक्षक ने लड़के को दंडित किया, जो लड़का है वो सीटी बजा रहा था कक्षा में। अब यहाँ पे देखिए द बॉय यहाँ पे है, द बॉय यहाँ पे है, लेकिन यहाँ द बॉय आपको बीच में मिला है, शुरुआत में तो नहीं मिला। तो शुरुआत में अब आपकी प्रोनाउन नहीं आने वाली, शुरुआत में ना नाउन आएगी ना प्रोनाउन आएगी। तो वाक्य जो है जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है वो स्ट्रक्चर क्या था, तो इतना तो पहला वाक्य आपको सीधा लिखना है। तो द टीचर पनिश्ड द बॉय तो हम सीधा लिखेंगे, लेकिन दोबारा जो द बॉय आ रहा है उस द बॉय की जगह कोई प्रोनाउन लिखेंगे, और यहां द बॉय सब्जेक्ट के रूप में है, तो सजीव मतलब हु का सब्जेक्ट फॉर्म ही तो लिखना होगा, तो हु लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य लिख देंगे। मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, पहला वाक्य नाउन के साथ लिखना है, फिर बीच में हमें प्रोनाउन जोड़ना है, फिर दूसरा शेष वाक्य जो है उसे लिख देना है। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बनेगा। फिर द टीचर पनिश्ड द बॉय, इतना तो हमने लिखा। इसके बाद अब हम द बॉय ना लिखेंगे, द बॉय की जगह क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, और फिर जो दूसरा वाक्य है उसे हम वैसा ही लिख देंगे। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा वाक्य आप वैसे ही बनाते चलिए। जैसे द टीचर पनिश्ड द बॉय, हमने पहला वाक्य तो जैसा है वैसे ही लिख दो, लेकिन दोबारा द बॉय ना लिख के द बॉय का प्रोनाउन लिख दो, और द बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। तो हु लिख दो, क्योंकि सजीव है इसलिए हु, और ये सब्जेक्ट में लिखा है इस वजह से हु लिखा है, और फिर जो वाक्य है वो वाक्य लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है शी इज सिटिंग इन द रूम, द रूम इज नेक्स्ट टू द हॉल। मतलब वह कमरे में बैठी है, कमरा जो है हॉल के आगे है। तो यहाँ पे देखिए द रूम यहाँ है, द रूम यहाँ है, यहाँ द रूम आपको बीच में मिल रहा है, तो बीच में ही हमारा प्रोनाउन आएगा, जैसा हमने ऊपर का वाक्य बनाया। तो शी इज सिटिंग इन द रूम वैसे ही रहेगा पहला वाक्य, और यहां पे आ जाएगा द रूम की जगह प्रोनाउन, और यहां द रूम है निर्जीव, निर्जीव के साथ आपको विच लगाना, दैट भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, फिर विच लगाएंगे, और जैसा वाक्य बचा है वैसा हम लिख देंगे। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी इज सिटिंग इन द रूम, पहला वाक्य जैसा था वैसे ही लिखा। अब द रूम हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह या तो विच या दैट लिख सकते हैं, और फिर इज नेक्स्ट टू द हॉल जो वाक्य था वो वाक्य लिख देंगे। अगला वाक्य देखिए, आवर नेबर इज मूविंग टू एनोदर हाउस, आवर नेबर्स वाइफ डाइड लास्ट मंथ। इसका मतलब क्या है, हमारे पड़ोसी किसी दूसरे घर में जा रहे हैं, और फिर बता रहे हैं हमारे पड़ोसी की जो पत्नी है वो पिछले महीने मर गई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वाक्यों को हमें रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आवर नेबर और यहाँ पे भी आवर नेबर है। अब शुरुआत में मिल गया, तो अब हम अपना जो पहला स्ट्रक्चर लगा रहे थे ना वही लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे आवर नेबर तो है, लेकिन यहाँ आवर नेबर्स वाइफ है, तो यहाँ पे बस ध्यान देना। तो हम आवर नेबर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर हमें दूसरे वाक्य का आवर नेबर ना लिख के उसकी जगह हुज लिखा हमने। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ संबंध बता रहे हैं ना कि हमारे पड़ोसी जो थे उनकी वाइफ, तो अब हुज वाइफ यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि संबंध बताया जा रहा। हु नहीं लिख सकते, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी पत्नी, तो हुज वाइफ लिखा। इसके बाद दूसरा वाक्य और बाकी बचा हुआ पहला वाक्य। तो जैसा हम पहले स्ट्रक्चर में चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, बस यहाँ पे जो आवर नेबर्स वाइफ हैं इनकी जगह पे हुज वाइफ लिखना है। तो जो प्रोनाउन है
वो ध्यान रखना यहाँ हुज लगेगा क्योंकि यहाँ पे संबंध बताया गया। तो पहले हमने संज्ञा जो अवर नेवर थी वो लिखी, इसके बाद हमें क्या करना होता है, प्रोनाउन लिखना होता है। प्रोनाउन हुज इस्तेमाल किया, हुज वाइफ, और फिर दूसरा वाक्य आपको लिखना है, फिर बाकी बचा पहला वाक्य लिखना है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हमारे पड़ोसी जिनकी पत्नी पिछले महीने मर गई वो क्या हो रहे हैं, दूसरे मकान में जा रहे हैं। एक और इसी प्रकार से वाक्य देखते हैं, द बॉय इज अ स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, द बॉयज ब्रदर वाज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है, वह लड़का हमारे स्कूल का एक छात्र है, उस लड़के का जो भाई है वो एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था। तो अब इस वाक्यों को हम कैसे रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ेंगे, द बॉय तो दोनों जगह है, द बॉय लिखेंगे, लेकिन द बॉय का ब्रदर है, इसका मतलब है हुज ब्रदर हमें करना होगा। यहां भी तो संबंध बता रहे ना, तो यहाँ द बॉय लिखा, द बॉय के बाद यहाँ पे हुज ब्रदर करना होगा, हुज यहाँ प्रोनाउन लगाना होगा। दूसरा वाक्य फिर हमें लिखना है और बाकी बचा पहला वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आंसर बनाया जाएगा। तो हमने जो है सभी नियम समझ लिए हैं रिलेटिव क्लास के। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य, द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। कहा गया है कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का उपयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ दामेन, यहाँ दामेन, और हमने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट वाली नाउन रिपीट होती है तो इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दामेन, सबसे पहले हमें लिखना होगा, इसके बाद हम प्रोनाउन। तो देखिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट द प्रोनाउन रिपीट हो रहा है, और यदि सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो हमें हु वाले का फॉर्म लगाना होगा, और सब्जेक्ट ही फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। ऑब्जेक्ट रिपीट होता तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते। तो यहाँ पे द मैन सबसे पहले हमने संज्ञा लिखी, फिर प्रोनाउन लिख दिया हु, शेष बचा दूसरा वाक्य। अब द मैन तो लिख गया है, शेष बचा दूसरा वाक्य क्या है, यहाँ पे ब्रिंग्स मिल्क है, तो ब्रिंग्स मिल्क लिखेंगे। इसके बाद देखिए पहला वाक्य जो शेष बचा है वो कितना बचा है, हैज नॉट कम फॉर 2 days बचा है, हैज नॉट कम फॉर 2 days। जितना भी वाक्य बचा है वो वाक्य आप लिख देंगे, तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो वह आदमी जो दूध लाता है वो 2 दिन से नहीं आया है। अगला सेकेंड वाक्य देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग अ रेड कैप। कंबाइन द सेंटेंस इन अ रिलेटिव क्लास। फिर रिलेटिव क्लास में हमें वाक्य को जोड़ना है। यहाँ पे द बॉय देखिए और यहाँ पे ही देखिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कैसे, आप मीनिंग पे जाइए, वह लड़का मेरा भाई है, वह जो है रेड कैप जो पहने हुए है वो लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पे द बॉय और ही एक ही बात है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहले नंबर तो हमें द बॉय लिखना पड़ेगा। अब जब हमने द बॉय लिखा तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नाउन यदि शुरुआत में आप लिख देते हो तो फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा आएगा, अब देखिए दूसरे वाक्य में द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन आएगा फिर हु। इसके बाद आप दूसरा वाक्य लिखते हैं शेष बचा हुआ, तो शेष बचा हुआ कितना है, इज वियरिंग पहने हुए है, आ रेड कैप लाल टोपी पहने हुए है, और फिर जो है पहला वाक्य बचा इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे जो वाक्य बचा है इज माई ब्रदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा रिलेटिव क्लास में। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, द बैग वाज येलो, द बैग कंटेन्ड मनी। मतलब यहाँ जो बैग था वो पीला था, बैग में मनी मतलब पैसे रखे थे। अब देखिए कहा गया है कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस बाय यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन।
अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमने हु बताया, विच बताया, दैट बताया, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और इनका प्रयोग करते हुए जो वाक्यों का जोड़ा है, इस जोड़े को हमें जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले द बैग यहाँ है, द बैग यहाँ है। शुरुआत में यदि हमें द बैग मिला तो द बैग हमने पहले लिखा। इसके बाद देखिए जो दूसरे वाक्य में द बैग आया है वो सब्जेक्ट की जगह आया है, और द बैग क्या है, निर्जीव है। इस वजह से हम यहाँ पे विच इस्तेमाल कर सकते हैं या दैट प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब बाकी बचा दूसरा वाक्य हमें लिखना होगा। तो बाकी बचा दूसरा वाक्य क्या था, कंटेंड मनी था दूसरा वाक्य, जो शेष बचा था, शेष वाक्य लिखा। इसके बाद बाकी बचा पहला वाक्य। तो बाकी बचा पहला वाक्य क्या है, बाज एलो। तो यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए रोहित और यहाँ पे ही, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि रोहित मेरा मित्र है, वह जो है लास्ट बेंच पर बैठा है। तो यहाँ पे रोहित और ही एक ही है, तो सबसे पहले तो हम रोहित लिखेंगे। रोहित लिखने के बाद अब देखिए दूसरे वाक्य में जो रोहित की जगह ही आया है वो सब्जेक्ट की जगह है, इसलिए हमें हु प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। और इसके बाद हम दूसरा वाक्य लिखते हैं सब्जेक्ट छोड़ करके, मतलब शेष बचा दूसरा वाक्य है जो इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। जो भी शेष बचा वाक्य था वो वाक्य लिखना है। और इसके बाद अब हमारा जो पहला शेष वाक्य रह गया था, इज माई फ्रेंड लिख देंगे। तो इज माई फ्रेंड, इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। तो आसानी से आप फिर रिलेटिव क्लास में वाक्य जोड़ सकते हैं। बस दो स्ट्रक्चर जो हमने बताए थे उन दोनों को अच्छे से आप याद रखें। अगला वाक्य, द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट, मतलब दो मित्रों को एक बर्तन मिला, और द पॉट कंटेंड 1000 गोल्ड मोहर्स, मतलब जो बर्तन था उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ पॉट और यहाँ द पॉट, दोनों जगह एक ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ आ पॉट दोनों वाक्यों के बीच में मिल रहा है, शुरुआत में तो नहीं मिला। शुरुआत में नहीं मिला मतलब पहला स्ट्रक्चर नहीं हम लगाएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले तो पहला वाक्य लिख दो, द टू फ्रेंड्स, जो भी है पहला वाक्य, द टू फ्रेंड्स फाउंड, पहला वाक्य लिख दिया आ पॉट तक। इसके बाद अब हम लगाते हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन यहाँ द पॉट जो है सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन बर्तन होता है निर्जीव, इस वजह से हम विच का प्रयोग करेंगे और जो शेष वाक्य बचा है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर लगा है, क्योंकि आ पॉट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मिल रहा है, तो पहला वाक्य तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। फिर अब द पॉट की जगह हम विच कंजक्शन या विच प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और जो शेष बचा वाक्य उसे लिख देंगे। अगला वाक्य देखिए, द बुक इज माइन, द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे कहा गया चेंज इनटू अ रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास में हमें वाक्य को बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, यहाँ द बुक, यहाँ द बुक। तो यहाँ पे द बुक शुरुआत में आपको मिला है, पहले वाक्य के शुरुआत में यदि द बुक हमें मिल गया है तो समझ जाना कि पहला स्ट्रक्चर ही लग रहा है। द बुक के बाद अब हम लिखेंगे प्रोनाउन। अब देखिए द बुक है सजीव के निर्जीव, आप चेक कर लो, तो द बुक होती है निर्जीव, और निर्जीव होती है तो हम विच या दैट लगा सकते हैं, तो हमने विच लगाया। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना होता है, शेष बचा दूसरा वाक्य, तो इज लाइंग ऑन द फ्लोर, जो भी वाक्य है हमारा शेष बचा दूसरा वाक्य पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद जो पहला वाक्य रह गया है इज माइन, ये वाक्य आप लास्ट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें, वह पुस्तक जो कि फ्लोर पर मतलब फर्श पर पड़ी हुई है मेरी है, माइन का मतलब मेरी। अगला वाक्य देखिए, द गर्ल इज माई कजन, द गर्ल इज वियरिंग अ ब्लू साड़ी,
सारी साड़ी के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे हम देखें दा गर्ल यहाँ है, दा गर्ल यहाँ है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा दा गर्ल, दा गर्ल लिखने के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है। अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में दा गर्ल इस्तेमाल किया गया है। सजीव यदि सब्जेक्ट होता है तो हु प्रोनाउन आता है, तो हु प्रोनाउन आएगा। फिर इसके बाद शेष बचा दूसरा वाक्य, मतलब यहाँ पे बचा है इज वियरिंग, इज वियरिंग पहने हुए है, आप ब्लू साड़ी मतलब नीली साड़ी पहने हुए है। और इसके बाद फिर शेष बचा पहला वाक्य इज माई कजिन, इज माई कजिन जो यहाँ शेष बचा वाक्य है वो आप लिख सकते हैं कि मेरी चचेरी बहन है या मेरी मौसेरी बहन है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए मोना इज माई फ्रेंड, सी हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे मोना की बात करें और सी, उसी मोना को इस्तेमाल किया गया है सी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर वैसे मिल गए, तो फिर आपको यही पहला स्ट्रक्चर लगाना है। मोना हमने लिखा, इसके बाद हमें प्रोनाउन लिखना है। सब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है, इस वजह से हु आएगा। इसके बाद सेकंड वाक्य आएगा, तो सेकंड वाक्य क्या है, हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। जो भी सेकंड वाक्य शेष बचा हुआ है उस वाक्य को आप लिख देंगे। और फिर बाकी बचा पहला वाक्य इज माई फ्रेंड बचा है, तो इज माई फ्रेंड जो भी शेष वाक्य आपका रह जाता है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें, मोना जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है वो मेरी मित्र है। तो देखिए जितने भी हम यहाँ एक्सरसाइज में कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और जिस प्रकार के पूछे गए हैं ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए अगला वाक्य थोड़ी अलग प्रकार से वाक्य, देखिए वाक्य क्या है, आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ड रीराइटेड यूजिंग रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का उपयोग करते हुए दोबारा लिखना है वाक्य को। अब हम रिलेटिव क्लास का इसमें कैसे उपयोग करेंगे, यहाँ तो दो वाक्य हैं नहीं, तो ध्यान देना आपको एडजेक्टिव देखना है और एडजेक्टिव को देखने के बाद आपको उस एडजेक्टिव को अलग करना है किसी प्रोनाउन को लगा के। या तो हम यहाँ पे 3 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, कि हु पढ़ा है, विच पढ़ा है और दैट पढ़े हैं, तो 3 प्रोनाउन पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, उस एडजेक्टिव को अलग करना है और इन 3 प्रोनाउन को लगा के एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बना देना है। वो एक्स्ट्रा सेंटेंस देखिए क्या होगा, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सेंटेंस इस प्रकार से बन सकता है, या तो इजेमाल लगा के या तो वाजवल लगा के बन सकता है। वो कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले अपना वाक्य आप इतना व्यवस्थित करिए, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव तो हमने अलग कर लिया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, बाकी बचा वाक्य है आई सा अ वर्ड, इतना वाक्य लिखा। इसके बाद हम या तो दैट या तो हु या विच लिख सकते हैं, और सजीव होता है तो हु लिखते हैं, निर्जीव होता है तो विच लिखते हैं, और दैट सबके साथ लिख सकते हैं। उसके बाद या तो हम वाज वर लिखेंगे, और वाज वर कैसे हमें पता चलेगा, यदि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वाज वर हमें लिखना होगा, फर्स्ट फॉर्म होता तो इजेमाल लिख देते हम, और फिर बाद में जो एडजेक्टिव हमने अलग किया है वो एडजेक्टिव लिखेंगे। तो क्या आंसर बनेगा, देखिए सबसे पहले आई सा अ वर्ड लिखा हमने, और इसके बाद हमने दैट लिख दिया। दैट तो सबके साथ चलता है, चाहते तो हम हु भी लिख सकते थे, क्योंकि वर्ड जो है वो सजीव है तो हु भी हम लिख सकते हैं, तो हमने जो है दैट लिख दिया, दैट सबके साथ चल जाएगा। तो आई सा अ वर्ड लिखा, फिर दैट लिखा, अब यहाँ पास्ट है तो वाज लगा के जो एडजेक्टिव था वो एडजेक्टिव लिख दिया। तो इस प्रकार से भी रिलेटिव क्लास पूछा जा सकता है। तो देखिए आज हमने रिलेटिव क्लास को बहुत डीपली पढ़ लिया है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर साल जो है 11वीं 12वीं में खासकर एक ना एक वाक्य जरूर पूछा जाता है रिलेटिव क्लास का। तो यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसी प्रकार से ग्रामर देखते रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।